ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल बंदे को टेबल पर लेकर आना मुज़ाकरात के लिए ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो जर्मनी तबाह हो चुका था, रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो पाकिस्तान ने भी माली मदद की जर्मनी की। हमारे पास ऐसे अदारे मौजूद हैं जो वहाँ जाकर उनकी रीबिल्डिंग में उनकी असिस्टेंस कर सकते हैं, उनको अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। जो ज्यादातर उनके नेवल चीफ है ना, वो पाकिस्तान नेवल अकेडमी से पास आउट हुए हुए हैं। ईरानियंस का झुकाव हमने इंडिया की तरफ देखा है। आप देखें, वो चाबहार उन्होंने पहले भी इंडिया को दिया था, अब भी वो दोबारा चाबहार इंडिया को देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने ये कैटेगरिकली कहा कि हमारा और नेतन्याहू का मिशन एक है, वो ग्रेटर इसराइल चाहता है, हम अखंड भारत चाहते हैं। इंडियन आर्मी चीफ का बयान मौजूद है कि हमने फौरन अमेरिका को आगाह किया कि द शिप हैज लेफ्ट आवर टेरिटरी, कि अब आप जो मर्जी उसके साथ करें, और अगले चंद घंटों में उस शिप पर अटैक हो गया। अमेरिका का रोल इज नो मोर देयर इन द मिडिल ईस्ट। उसकी रीजन ये है कि वो मुल्क इसलिए टारगेट बने कि वहाँ अमेरिकन इंस्टॉलेशन थी। वही अमेरिका जहाँ हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन पास होते थे सेनेट में, उसी सेनेट ने करारदाद पास की, करारदाद ऑफ थैंक्स फॉर पाकिस्तान। उस नोबल पीस प्राइज के हकदार पाकिस्तान है। ईरान जो है वो बलोच कौम परस्तों को और बलोच लहर प्लस तंजीमों को ईरान में पनाह देता था। अब आपको लगता है ईरान अपनी वो पॉलिसी बदल लेगा? हमारे यहाँ बहुत बड़े 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 पॉलिटिशियंस हैं जो इस गैंग के पीछे हैं। इंडियन लोग वहाँ से पकड़े गए जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ईरानी आर्मी ने भी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि इतने क्राइसिस के बावजूद जो इसराइल की मिथ थी, ईरान ने वो इसराइल की मिथ तबाह कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात स्विट्जरलैंड में जारी हैं। सब जेडी वैंस भी पहुंच गए हैं, कालीबॉफ भी वहां हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहां हैं। मामलात आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लेबनान में सीज फायर की भी खबरें हमारे सामने हैं। तो चीजें इन द राइट डायरेक्शन हमें नजर आ रही हैं। तो कर्नल इनाम रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईरान वॉर के दौरान हम इनके साथ अक्सर बात करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कर्नल साहब, हर बंदा पूछता है अब आगे क्या करें। मतलब सुलह करा दी, बस ठीक है, पाकिस्तान अपने घर आए, तालियां शालियां बजाएं, अब हमने सुलह करा दी बस, और हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमारा काम अब शुरू हुआ है। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रोल अता किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल बंदे को टेबल पर लेकर आना मुज़ाकरात के लिए, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है। और उन दो मुल्कों को टेबल पर लेकर आना कि जिन्होंने पहले, अमेरिका ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भेजी, ईरान ईरान ने रिजेक्ट कर दी, फिर ईरान ने भेजी, वो भी रिजेक्ट हो गई। दैट वाज द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन पाकिस्तान प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। और पाकिस्तान ने फिर उसकी सिफारिशात बनाई, और इट वाज सो बैलेंस्ड, इट वाज अप्रिशिएटेड बाय द एंटायर वर्ल्ड, एंड अल्टीमेटली बोथ द पावर्स एग्रीड टू साइन दिस एग्रीमेंट। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। और हो मैं गई ना? समझता हो गई? हूँ इस खत्म हो कामयाबी गया? की इब्तिदा उसी वक्त। हो जी गया जी। ना सर, खत्म हो गया, सुलह करा दी। अब हमें अपने घर वापस आ जाना चाहिए, अपने घर पे तवज्जो अब देने। नहीं, अब आगे ये है, नहीं इस तरह नहीं है। मैं हम्म, थोड़ी सी मिसाल दूंगा आपके सामने कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो हम्म, जर्मनी तबाह हो चुका था। ये वो क्रिटिकल टाइम है कि पाकिस्तान ने बनने के बाद जब वहां रीबिल्ड शुरू हुआ, रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुई, तो पाकिस्तान ने भी माली मदद की। ये नेट मौजूद है जर्मनी की। हम्म, और जब बाद में हमारा एक पाकिस्तानी डेलीगेशन जर्मनी गया वहां से कोई इंडस्ट्री लेने के लिए, तो जर्मन मिनिस्टर ने कहा जी आप कोई इंडस्ट्री पे हाथ रखें, हम वो आपको इंडस्ट्री देंगे, क्योंकि आपने तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन चंद ममालिक में से थे जिन्होंने हमें माली मदद दी थी। वो हमारी सिचुएशन थी उस वक्त। हम्म। और उस वक्त जर्मनी ने पूरी दुनिया से हुनरमंद मांगे। हमारे पास तो खैर उस वक्त हुनरमंद थे ही नहीं, तो तुर्किया ने अपने हुनरमंद दिए, अपने कारीगर दिए, और उन्होंने वहां जाकर जर्मनी को रीबिल्ड किया, जिसका नतीजा है कि बेशुमार लोगों को टर्की ने, जर्मनी ने उनको अपनी एजाजी सिटीजनशिप भी दी। जब ये लोग वहां जर्मनी का मिशन कंप्लीट करके जर्मनी की इंडस्ट्री को अपने पांव पे खड़ा करके वापस टर्किया में आए, तो टर्किया में भी उन्होंने फिर अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया, रीबिल्ड किया जो पुरानी थी, क्योंकि टर्की में तो ऑटमन एम्पायर के वक्त से जहाजों की रीबिल्डिंग होती थी। उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त भी तुर्किया जो है वो दुनिया में अंदर जहाजसाजी के अंदर उसका एक अपना मकाम है। बेशुमार मुल्क अपने जहाज वहां से बनवाते हैं। वो टेक्नोलॉजी जो उन्होंने हासिल की, मैं समझता हूं इस वक्त जबकि ईरान को तबाही से दो चार उसने कर दिया और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह किया, उनको भी रीबिल्डिंग की जरूरत है। अब ये वो टाइम है जब पाकिस्तान शुड एस्टेब्लिश रीबिल्डिंग अथॉरिटी इन पाकिस्तान, जो ईरान को भी अपनी सर्विसेज से पेश करे,
ज़ाहिर है अभी तक तो $300 बिलियन उसको ईरान को दिए जाने हैं एज ए कंपनसेशन फॉर रीबिल्डिंग द इकोनॉमी, लेकिन हु विल बिल्ड द इकोनॉमी? वहां तो कितने लोग शहीद हो गए, कितने जख्मी हो गए, और ये हमारी ड्यूटी बनती है इस वक्त कि हम अपनी सर्विसेज पेश करें। हमारे पास ऐसे अदारे मौजूद हैं जो वहां जाकर उनकी रीबिल्डिंग में उनकी असिस्टेंस कर सकते हैं, उनको अपने पांव पे खड़ा कर सकते हैं, उससे पहले कि कोई और मुल्क वहां पर अपना पांव जमाने की कोशिश करे। क्योंकि अमेरिका ये काम किस जमाने में अमेरिका किया करता था, अमेरिका तो उस पूरे खत्ते से आउट हो चुका है। ट्रंप की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसने अमेरिका का जो रोल था दुनिया में से खत्म ही कर दिया। अब अमेरिका हैज नो रोल स्पेशली इन दिस रीजन। और एट द सेम टाइम जो मिडिल ईस्ट की दीगर स्टेट्स हैं, खलीजी स्टेट्स हैं जैसे कतर है, और उसके बाद ये और जो ओमान है, सऊदी अरब है, इन स्टेट्स के अंदर भी बड़ी तबाही हुई। कई जगह मिसाइल गिरे, उनका स्ट्रक्चर तबाह हुआ, और उन मुल्कों के साथ हमारी देरीना रिलेशनशिप है। ये मैं आपको बात एक बताना चाहूंगा कि इन ममालक के अंदर जो ज्यादातर उनके नेवल चीफ है ना, वो पाकिस्तान नेवल एकेडमी से पास आउट हुए हुए हम्म। हैं। उनकी पाकिस्तान नेवल एकेडमी के साथ एक देरीना अटैचमेंट है। और जब भी नेवल एकेडमी में कोई भी अहम फंक्शन होता है तो उसमें कोई ना कोई मिडिल ईस्ट का नेवल चीफ इनवाइट किया जाता है। वो बड़ी प्राइड के साथ आते हैं कि ये हमारी एल्मा मैटर है जहां से हमने ट्रेनिंग हासिल की। तो हम्म। हमें फौरी तौर पे उनकी नेवी, जैसे बहरैन है उसकी नेवी पाकिस्तान ने बिल्ड की थी, हमें अभी चाहिए कि उनको भी हम मिडिल ईस्ट की उन स्टेट्स को जहां बहुत नुकसान हुआ है उनको भी हम अपनी सर्विसेज ऑफर करें। हमारे पास नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर बेशुमार रिटायर्ड पर्सनल हैं जो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और बड़े ट्रेंड हैं, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। ये जनरल जवाहर मरूम के जमाने में यही हुआ कि हमने उनको टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की और उनको अपने पांव पे खड़ा किया। और ये वो टाइम है कि इस खत्ते में हमारा एक परमानेंट रोल हो जाएगा। क्योंकि देखें, सऊदीया हमारे साथ पहले भी एक डिफेंस पैक्ट साइन कर चुका है, और वो भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है कि जब सऊदीया पे भी मिसाइल गिरे तो पाकिस्तान इमीडिएटली इंटरफियर्ड। न सिर्फ पाकिस्तान डेलीगेशन ने सऊदीया का विजिट किया, दे वेंट टू ईरान, उनको कन्विंस किया कि आप इस जंग को बढ़ाएं नहीं, इसको यहां तक रखें। और दिस वाज रिकग्नाइज्ड बाय सऊदीया। उसके बाद सऊदीया पे कोई हमला ना हुआ, हमने अपनी एयरफोर्स और ट्रुप्स वहां फौरन भिजवाए उनके डिफेंस के लिए, दे रिलाई ऑन अस। तो ये वो टाइम है कि मिडिल ईस्ट की रिबिल्डिंग के लिए और ईरान को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए हमें फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर रिहेबिलिटेशन और रिबिल्डिंग अथॉरिटीज कायम करनी चाहिए, जो फौरी तौर पे लोगों को रिक्रूट करे, लोगों को इकट्ठा करे, उनकी बुनियादी ट्रेनिंग का पर, बंदोबस्त किया जाए, पर और हमने उसके देखा है, बाद इन हमने ममालिक को अपनी सर्विसेज ऑफर की जाए। ईरानियंस का झुकाव हमने इंडिया की तरफ देखा है। आप देखें, वो चाबहार उन्होंने पहले भी इंडिया को दिया था, अब भी वो दोबारा चाबहार इंडिया को देना चाहते हैं, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पहले भी ईरान में इंडियन कंपनीज के पास थे। तो आपको नहीं लगता कि ईरानियंस की फर्स्ट चॉइस इंडिया होगा रादर देन पाकिस्तान? वो आपकी बात पहले, आज इस जंग से पहले उनका झुकाव इंडिया की तरफ ही था। लेकिन व्हाट आर नेगेटिव रोल इंडिया प्लेड इन दिस रीजन। नरेंद्र मोदी ने ये कैटेगरिकली कहा कि हमारा और नेतन्याहू का मिशन एक है, वो ग्रेटर इजराइल चाहता है, हम अखंड भारत चाहते हैं। हम्म। और एक दफा भी उसने को खुलकर बयान नहीं दी। इस वक्त आप इंडियन पॉलिटिशियन को देखिए, दे आर कंडेमिंग मोदी कि तुम्हें इतना बड़ा रोल था, तुम कुछ भी कर सकते थे, यू डिडंट डू एनीथिंग। और सेकंड थिंग, इस ईरान यूएस ईरान वार में, या जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, उसके बाद कितने इंडियंस वहां से गिरफ्तार किए गए, देवर वर्किंग फॉर इसराइल। बेशुमार इंडियंस पकड़े गए और उनको, बहुत से लोगों को वहां से निकाला गया। और सबसे बड़ा बिट्रेयल जो इंडिया ने ईरान के साथ किया कि ईरानियन शिप इंडिया आया हुआ था, इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, नेवी की बहुत बड़ी ऑपरेशनल मूव थी वहां पर, जिसके अंदर को 70 ममालक मौजूद थे। और वो मिशन कंप्लीट करने के बाद जब ईरानी शिप वापस ईरान जा रहा था, तो इंडियन आर्मी चीफ का बयान मौजूद है, स्टेटमेंट इज ऑन रिकॉर्ड, कि हमने फौरन अमेरिका को आगाह किया कि दी शिप हैज लेफ्ट आवर टेरिटरी, कि अब आप जो मर्जी उसके साथ करें। और अगले चंद घंटों में उस शिप पर और अटैक हो गया। दूसरा देखें, दूसरा ईरान और चाइना की जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा है। और दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि जो भी ईरानियन रीबिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो अथॉरिटी है, ईरान की अगर चॉइस होगी तो चाइना होगी, पाकिस्तान नहीं चॉइस होगी, उनकी चॉइस चाइना होगी। मैं बस, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि हम्म। उन्होंने एक जहाज बमैस लोगों के उनको डबो दिया। अगर, हम्म। और इंडिया के अंदर इंडियन रिटायर्ड आर्मी चीफ ने बयान दिया कि अगर आप चाहते तो इस शिप को रोक सकते थे अपने पास, कि आप जिधर ही हम्म। रुक जाएं, स्टे हेयर फॉर अनदर मंथ और सो।
तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन आपने जरूरी था मुखबरी करते, उसको जाने देते, इतला देते, आपने गर्क कराया। और इंडियन पॉलिटिशियन ने, अपोजिशन ने कंडेम किया इस एक्शन को भी। ऑन दी अदर हैंड, कि जब ईरान के एक जहाज के ऊपर अमेरिका ने उसको हिट किया, उसके अमले को गिरफ्तार कर लिया, तो दिस क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर सीडीएफ जो थे हमारे फील्ड मार्शल इमीडिएटली टॉक टू सेंट कमांड, बिकॉज वी हैड अ हॉटलाइन विद सेंट कमांड, और उन्होंने उनको कहा कि इस जहाज के अमले को और जहाज को फौरी तौर पे हमारे हवाले किया जाए। और ये इंसिस्ट किया कि अगर आप चाहते हैं कि हमको रोल प्ले करें, हम तब कर सकेंगे अगर हम इनको रेस्क्यू करेंगे। अल्टीमेटली द ट्रम्प एग्रीड, और वो जहाज भी हमारे हवाले किया गया, वो जो अमला गिरफ्तार किया गया था वो भी पाकिस्तान के हवाले किया गया। और पाकिस्तान में आफ्टर मेडिकल चेकअप उनको यहां से हमने ट्रांसमिट किया ईरान, और उनके जहाज को भी रिपेयर करके भेजा गया। और जब वो सेलर्स और वो अफसर जब वहां ईरान पहुंचे, तो लोग सड़कों पर निकल आए पाकिस्तान के परचम उठाकर, कि पाकिस्तान ने एट सच अ क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर हमें इतना बड़ा रेस्क्यू किया है कि हमारे एक एक आदमी की जान बचाई है। वेयर इंडिया, उसके जहाज को भी अमेरिका ने हिट किया और उनके बंदे भी उन्होंने मार दिए। और उसके ऊपर अपोजिशन ने एहतजाज किया कि मोदी की मुंह में जबान ही नहीं थी कि एहतजाज ही कर देता कि हमारे इतने बंदे मारे गए। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, ये मैं आपको बताऊं, इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चाइना है। वजह ये हुई कि वेनेजुएला पे हमला ईरान अमेरिका ने इसलिए किया था कि वो चाइना का ऑयल वहां से बंद कराना चाहता था। उसके बाद उसने यहाँ हमला कर दिया, और यहाँ भी उसके एम यही था कि हम चाइना की सप्लाई बंद करेंगे, चाहे चाइना की तरक्की को रोका जाए। तो चाइना ने तो बगैर कोई मिसाइल फायर किए हुए, अब जब मुआहदा हो गया, उसके अंदर ये हो गया कि अमेरिका कोई सैंक्शन भी नहीं लगा सकेगा और वो तेल बेच सकेगा, तो चाइना विल बी द मेजर बेनिफिशियरी। तो चाइना भी ग्रेटफुल है टू पाकिस्तान। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है कि आपने इतना बड़ा ऑपरेशन कराया और आपने इतना बड़ा पीस करवा दिया। और उसकी वजह से चाइना भी चाहेगा कि पाकिस्तान ही उसके साथ वहां पर काम करे। चाइना वुड नेवर लाइक कि वहां इंडिया को टाइम दे दिया जाए या कोई और मुल्क आ जाए, क्योंकि ये इंडियन कैरेक्टर तो बिल्कुल ईरान के अंदर सामने आ चुका है। हमारे बारे में तो ईरानी पार्लियामेंट ने पहले रेजोल्यूशन पास की, फिर पब्लिक सड़कों पर निकल आई, और मुसलसल मुजाहरे उन्होंने पाकिस्तान के हक में किए, पाकिस्तान के हर स्टेप के ऊपर। और उनकी लीडरशिप ने भी हमारा शुक्रिया अदा किया। तो ये वो क्रिटिकल मोमेंट है, हम हमको कंपीट चाइना से नहीं करने लगे, उनका अपना फील्ड है, हमारा अपना फील्ड होगा। तो बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, एक मुल्क को रीबिल्ड जंग के बाद जब करना हो तो उनको तो बेशुमार इमदाद चाहिए होती है। ये मैन पावर हमारे पास है, हमारे पास कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको हम वहां भिजवा सकते हैं। और ईरान को, और उनके हमारे साथ एक रिलेशन है ईरान का, ये अल्लाह ने हमें मौका अता किया कि हम उनकी हेल्प करें, उनको खड़ा करें। इसी तरह मिडिल ईस्ट की रियासतें भी स्टेबल हो जाएंगी देखिए अगर देखिए हम देखिए वहां मेरी जाएं। बात सुने। ईरान तो उस मुल्क को कॉन्ट्रैक्ट्स देगा जो ईरान में पैसे खर्चेगा। पैसे तो पाकिस्तान के पास नहीं है, पैसे तो यहाँ अरबों ने खर्चने हैं। आप देखें ना, कतर को 6 बिलियन दे रहा है, या और कोई मुल्क ईरान की रीबिल्डिंग में पैसे खर्चेंगे। जो मुल्क पैसे खर्चेंगे फिर उनके ही कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे ना। पाकिस्तान तो नहीं रुपया वो, खर्चने की देखो पोजीशन में वो नहीं जो, है। हम तो फुकरे लोग हैं, हमने कहाँ पैसे खर्चने हैं, हमने तो लेने हैं पैसे। तो जो पैसे खर्चेगा कंपनी उसकी होगी, दुनिया में बेसिक असूल है। नहीं हमने, ये नहीं है, ये नहीं बात सुरवर्दी साहब, हमने पैसा खर्चा ही नहीं कर, हमने पैसा खर्च ही नहीं करना। हमने तो देखें, और वो जो कतर है या मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं जिन्होंने 300 बिलियन देना है इस मुआहदे के तहत, $300 बिलियन उन्होंने देने हैं फॉर रीबिल्डिंग ऑफ ईरान। उनके पास तो ये मैन पावर ही नहीं है, उनके पास तो रीबिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही नहीं है। वो तो खुद उनके अंदर, उनके मुल्कों के अंदर इतना नुकसान हुआ पड़ा है, उनको तो अलग लोग चाहिए। उनके पास पैसा जरूर है, लेकिन उनके पास न टेक्नोलॉजी है, न रीबिल्डिंग कैपेसिटी है। ये पाकिस्तान ही है जो मिडिल ईस्ट की उन रियासतों में भी रीबिल्डिंग कर सकता है, और पाकिस्तान ही है जिसके पास ये मैन पावर भी है, जिसके पास ये नो हो भी है। और वो ईरान में भी यही करेगा। हमने उनको मैन पावर देनी है जो हमारे पास है, हमने उनको पैसा, तो पैसा तो उन दोनों मुआहदे के तहत लेकिन किसी और लेकिन ने देना है, और जाहिर है अरब वो भी ये चाहेंगे, हम पे ट्रस्ट करेंगे कि पाकिस्तान ही रीबिल्डिंग वहां करे। अरब ममालिक में तो अमेरिकन बेसिस और अमेरिकन मिलिट्री टारगेट्स तबाह हुए हैं। वो तो अमेरिका खुद ही बहाल करेगा ना, वो तो अमेरिका पाकिस्तान की नहीं लेबर से नहीं वो बहाल तब कराएगा। अमेरिका नहीं, अब देखें, वो अमेरिका का रोल इज नो मोर देयर इन द मिडिल ईस्ट। उसकी रीजन ये है कि वो मुल्क इसलिए टारगेट बने कि वहां अमेरिकन इंस्टॉलेशन थी, और ईरान ने कह दिया था कि कोई भी मुल्क जिसमें अमेरिकन इंस्टॉलेशन होगी, वी विल हिट दैट कंट्री। तो ये दे हैव रियलाइज दिस थिंग कि वी बिकेम टारगेट बिकॉज ऑफ अमेरिकन सपोर्ट,
और अमेरिका ने हमें कुछ भी ना किया, अमेरिका ने रेस्क्यू भी ना किया, तो वहां तो इन फ्यूचर अमेरिका का रोल, अमेरिका तो उस खिते से भी रोल खत्म हो गया। ये आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने नेटो को भी कह दिया है कि हम इन फ्यूचर वी विल नॉट सपोर्ट यू। और अमेरिका अपना पूरा नेवल बेड़ा जंग खत्म होते ही यहां से निकाल के पैसिफिक में लेके चला गया है। अमेरिका हैड अ थ्रेट, क्योंकि देखें अभी अमेरिका को ये रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि इस पूरे मुआहदे को अगर कोई सैबोटेज करेगा तो इसराइल है। तो अमेरिका न्यू दिस थिंग, अगर हम अपने शिप्स वहां खड़े रखते हैं तो किसी वक्त इसराइल को वारदात कर सकता है। जैसे सऊदीया के एयरफील्ड के ऑयल फील्ड के ऊपर इसराइल ने हमला किया और पहले पता चला जी ईरान ने किया, तो पाकिस्तान ने होल्ड करवाया और इन्वेस्टिगेशन पता चली तो थर्ड कंट्री ने किया हुआ था, तो सऊदी आल्सो रियलाइज दिस थिंग। तो इसराइल तो इस किस्म की कोई हरकत कर सकता है, तो इसलिए ये हमारा ही रोल बनेगा वहां पर, किसी और को रोल बन ही नहीं सकता। क्योंकि चाइना भी हमारी मदद की वजह, चाइना को भी पता है कि ये हमारा, हमने रोल प्ले किया और ये सारी इकोनॉमी बेहतर हुई और वहां स्टेट ऑफ हुर्मुज खुल गई। और सबसे पहले जब स्टेट ऑफ हुर्मुज खुली तो उसमें भी ईरानियों ने कहा कि सिर्फ वो जहाज जहां से गुजरेंगे जिनके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग होगा। ये बहुत बड़ी रिकग्निशन है। और वही अमेरिका जहां हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन पास होते थे सेनेट में, उसी सेनेट ने करारदाद पास की, करारदाद ऑफ थैंक्स फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ने हमें रेस्क्यू करवाया और हमारी ये जंग बंद कराई। आप एक और चीज सोचिए, इट इट हैज द ग्लोबल इफेक्ट। जंग से पहले जो ऑयल था वो $70 पर बैरल था, और इस जंग के दौरान 177 बैरल पे पहुंच गया, डबल वन से जीरो भी कीमत सेवन दुगनी हो गई जी। 108 तक वन गया है। 140 जी 144 तक चला गया, अब हम्म नीचे आ रहा है दोबारा 74 तक आ गया। तो हम्म इसका मतलब है इस, तो टोटल दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो गई थी। इवन दिस वाज द प्राइस इन अमेरिका, अमेरिका में भी लोग सड़कों पर आ गए थे और लाइनें लग गई थी। उन्होंने कहा जी, क्योंकि अमेरिका ने सोचा था कि वेनेजुएला पे हमने कब्जा कर लिया है, वो आयल ले आएंगे। जंग छिड़ने से उनका पूरा थ्रस्ट जो था टुवर्ड द मिडिल ईस्ट हो गया, उनके पास इतनी जहाज ही नहीं थे कि वो ये आयल वेनेजुएला वाले भी अपने मुल्क में ले आते। वो तो दे वेंट इनटू सच अ बिग क्राइसिस को उनको समझ ही नहीं लगी क्या हुआ। सेम वाज द कंडीशन इन यूरोप, इन इंग्लैंड, फ्रांस, वहां भी लाइनें लग गई। उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया जब बुश ने उनको, ये ट्रम्प ने उनको कहा कि आप हमें ट्रूप्स मुझे दें, अपने शिप्स दें ताकि मैं स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलवाऊं। उन्होंने कहा स्टेट ऑफ हुर्मुज तो खुली हुई थी, आपने बंद करवाई, अब आप खुद खुलवाइए, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और ये वो क्रिटिकल मोमेंट थी जब पाकिस्तान ने कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज हम खुलवा सकते हैं, आप जंग के जरिए नहीं खुलवा सकते। यहां तक कि उनके नेवल सेक्रेटरी को जब ट्रम्प ने ऑर्डर दिया कि यू ऑक्यूपाई द स्टेट ऑफ हुर्मुज और तुम ले जाओ, उसने कहा जी ऑक्यूपाई तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर वहां रिटेन नहीं कर सकेंगे, वहां से हमारा कोई शिप वापस नहीं आएगा। ईरानी अभी, अमेरिका अभी तक उस अटैक को नहीं भूला जो अमेरिका ने ईरान पर किस जमाने में किया था अपने एम्बेसी के स्टाफ को रिहा कराने के लिए, जिसमें उनके 5 हरकुलिस तैयारे तबाह हो गए और पूरी की पूरी फोर्स जो रिहा कराने आई थी, डेल्टा फोर्स, वो भी सारी की सारी मारी गई। तो दे न्यू दिस थिंग, उसने कहा उससे बड़ा क्राइसिस होगा अगर हम स्टेट ऑफ हुर्मुज को पावर के जरिए खुलवाएंगे। ये तो पाकिस्तान था जिसने मजाकरात के जरिए स्टेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाया। तो आपको बहरहाल जो आपको आज लगता आने है वाले कि हालात हैं, आपको लगता है कि जीसीसी में और ईरान की रीबिल्डिंग में अब पाकिस्तान का एक रोल होगा? बहुत बड़ा रोल है। दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस थिंग कि पाकिस्तान कैन प्ले दी रोल। आप हम्म देखें ये 111 दिन का क्राइसिस था, 111 दिन की रिले रेस थी, और पाकिस्तान वाज इन अ डिफरेंट टाइम जोन, Iran was in a different time zone, America was in a different time zone, NATO and China were in different time zone. और 24 आवर जो सीडीएस सेक्रेटरिएट है वो 24 आवर इट रिमेन फंक्शनल। जब भी कोई मैसेज आया उसका उसी वक्त जवाब दिया गया, दे वर सो एक्टिव। और हम्म जाहिर फील्ड मार्शल वाज अवेलेबल थ्रू आउट द डे एंड नाइट, और अल्टीमेटली दे सक्सीडेड टू ब्रिंग देम ऑन पीस। और वही पीस हुआ जो हमने सजेस्ट किया था। ये पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत बड़ी इज्जत दी, जिसमें ईरान इज वेरी हैप्पी कि ये पीस इज नॉट अगेंस्ट अस। जहां से अमेरिका को ख्वार होकर निकलना पड़ा, पूरी दुनिया ने अमेरिका की मजम्मत की, और अभी पूरी दुनिया की नजरें इसराइल के ऊपर हैं कि नेतन्याहू, और अमेरिका को भी कहना पड़ा। और फर्स्ट टाइम जेडी वैंस ने मजम्मत की इसराइल की, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की उसके खिलाफ कि तुम क्या चाहते हो, तुम अमन नहीं होना चाहते। इवन ट्रंप को कहना पड़ा कि यू मस्ट, ही मस्ट बिहेव। और उसने यहां तक धमकी दी कि आप देखिए हमारी वजह से कायम हैं, अगर आप बाज नहीं आए तो फिर नतीजा देख लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि पहले तो कोई पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इकोनॉमिक पैकेज आए,
कोई सऊदी अरब कदम बढ़ाए, फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल के ईरान की रीबिल्डिंग के लिए को आगे बढ़े, तो कोई रास्ता बनेगा। अभी तो मुझे लगता है पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियानी डिफेंस से आगे इकोनॉमिक पैकेज तो कोई अभी तक आया ही नहीं है। अभी सऊदीयन बहुत देखे ना, सऊदी अरब है तो आज रिलक्टेंट है बहुत पाकिस्तान में पैसे खर्चने पे नहीं, सऊदीयंस। ऐसी ऐसी बात नहीं है। देखें, कल तक तो हमारे यहाँ ये नहीं तय हो रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी कि नोबेल पीस प्राइज किसको मिलना चाहिए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो कह दिया ट्रंप को मिलना चाहिए, जो कि कातिल था गजा का। आप देखें, गजल में जब जेनोसाइड हो रहा था तो ट्रंप ने 7 दफा वीटो किया जंग रुकवाने के लिए। ही वॉज अ किलर बेसिकली ऑफ दी गजा। लेकिन अब आप देखिए, अब किसको मिलना चाहिए। अब पूरी दुनिया, दुनिया के तमाम हुक्मरान, बकायदा ईरान ने लिस्ट शाया की है कि 3 मुल्कों के सिवा एवरी कंट्री कंग्रेचुलेटेड पाकिस्तान फॉर दिस पीस अकॉर्ड। सिर्फ 3 मुल्कों ने नहीं किया, इंडिया, इजराइल एंड दुबई, तो अमीरेट्स जो है। इन तीनों के अलावा सब ने रिकग्नाइज किया। ये ईरान ने ये बकायदा स्टेटमेंट इशू की। और इसको मैं समझता हूं अब उस नोबेल पीस प्राइज के हकदार पाकिस्तान है, और इसको रिकग्नाइज किया सऊदी अरब ने। शायद आपने कल की रात न्यूज नहीं देखी, लास्ट लेटेस्ट न्यूज आई, जिसमें सऊदी गवर्नमेंट ने जो उनका सबसे बड़ा अवार्ड है, किंग अब्दुल अजीज अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, वो फील्ड मार्शल को ग्रांट किया। उन्होंने कहा जी ये हम अवार्ड उनकी खिदमत में पेश करते हैं बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। इट मींस सऊदीया इज द फर्स्ट वन हु रिकग्नाइज दिस थिंग दैट हु प्लेड दिस रोल इन दिस वार, एंड कराने में किसका रोल है। जब ये रोल हमारा उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया, और हमने उनके डिफेंस के लिए इमीडिएटली ट्रुप्स रवाना किए, अपने जहाज वहां प्लान कर दिए, और ईरान को भी रोक दिया कि आप नो मोर अटैक ऑन इराक, सऊदी अरब, और दे एग्रीड आल्सो। तो दे रिकग्नाइज आवर अथॉरिटी कि पाकिस्तान कैन प्ले रोल बीइंग ए न्यूक्लियर पावर। तो मेरा ख्याल है कि अब जब रीबिल्डिंग का मौका आएगा, और कतर के साथ भी, कतर आल्सो ट्राइंग टू हैव अ डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान, वी हैड द बेस्ट रिलेशन विद कतर, और कतर भी यही चाहेगा कि पाकिस्तानी क्योंकि कतर के पास तो कोई रीबिल्डिंग की पर कंपनी नहीं है। कतर ने भी वहां तो पाकिस्तानियों के जितने वीजा मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकन थे वो सारे जा चुके हैं छोड़ के, उनको पता है कि हम तो मारे जाएंगे वहां पर अगर हम रहे तो। पर ये कतर पाकिस्तान ही है, न्यूट्रल कंट्री विच इज बीइंग रेस्पेक्टेड बाय ऑल, विच कैन अंडरटेक द रीबिल्डिंग स्ट्रक्चर इन दिस एरिया। हमें अपनी अपने सर्विसेज पेश करनी चाहिए। वी हैव दी सर्विसेज जो हमारे पास है। वो तो पेमेंट 300 बिलियन तो किसी और ने देना है, और भी मुल्क आ जाएंगे। तो नहीं, ये पर वो टाइम होता है कतर जो ने तो कौमों के पिछले साथ खड़ा होना चाहिए हमें। कतर ने तो पिछले 5 साल से पाकिस्तानियों के वीजे पर पाबंदी लगाई हुई है। हमारा कतर तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स लेने, वो विजिट वीजा नहीं देता, लेबर वीजा तो बहुत दूर की बात है कतर नहीं, पाकिस्तानियों वो का। तो देखें, हमें अपने घर को भी तो इन ऑर्डर करना चाहिए ना। आप देखें, मिडिल ईस्ट में जितने पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं उनमें से कितने बैगर्स होते हैं, कितने बैगर्स के जिले उन्होंने बैन किए कि फलां फलां डिस्ट्रिक्ट का कोई बंदा हमारे यहाँ ना आए। हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है। हम ना तो कंट्रोल कर सके हैं कि जनाब, और वहां से रोजाना जहाज आते हैं कि जी इतने बंदे इलीगली मौजूद थे, वहां से निकाले गए हैं। यहाँ उन बेचारे मजदूरों को तो हमारी एजेंसियां पकड़ लेती हैं। लेकिन आज तक मुझे बताइए, वो जो ट्रैफिक, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले हैं, जो बड़े लोग इसके पीछे बैठे हैं, उनमें से कोई एक बताइए जिसको गिरफ्तार किया गया और सजा हुई हुई। ये तो हमारे सिस्टम की नाकामी है। ये हमारी सिस्टम की नाकामी है कि दे डोंट बिलीव ऑन अस इन अस। अगर हम एक अदारा बनाएं जो रिक्रूटमेंट करे और वो लोगों को भेजे, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, और वो जिम्मेदार भी हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो। हमने अकाउंटेबिलिटी तो खत्म कर दी ना। हमारे यहाँ बहुत बड़े 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 पॉलिटिशियंस हैं जो इस गैंग के पीछे हैं। यहाँ से लोगों को रिक्रूट किया जाता है, पैसे और लिए ये जाते हैं, और हर जगहों पर भी बैगर्स भेजे जाते हैं। यूएई और पाकिस्तान के तल्लुकात का क्या बनेगा? देखें, जब हम पॉजिटिव, एक पॉजिटिविटी एक अलग चीज है। जब हम पॉजिटिव तरीके से हर एक के साथ ये हाथ मिलाएंगे कि जनाब हम आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर आपने किसी और मुल्क को अपने मुल्क में दावत दी, जैसे अमेरिका का तो रोल ही खत्म हो गया इस खत्ते में, अमेरिका विल बी नो मोर देयर। वो तो रात को ही सारे शिप्स विड्रॉ करके चला गया अमेरिका इमीडिएटली, और ने हम्म, कह दिया हम तो पैसिफिक में भी रहेंगे, इधर हमने आना ही नहीं है। हम्म, तो हम उस वक्त हमारा ही रोल बनता है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है यूएई से। हमने आज तक यूएई के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। हाँ, वो लोग कहते हैं कि उनकी साजिशों में हमारा हाथ है, लेकिन इन इन जंगों के दौरान भी बहुत सी कार्रवाइयां रुक गई थी और रोक दी गई थी। उसमें हम्म। हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन हम अपना घर ऑर्डर करें। हमारे यहाँ न तो पता है जी कौन जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। जो लोग वापस आ रहे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई। ये नहीं है कि वो जो इसके पीछे माफिया है जिसने भेजा था, कितने लोग हमारे यूरोप के साहिलों पर डूब के मर गए, पर आपको पता लेकिन है कार्रवाई कोई ना हुई। इस जंग से पहले
ایران جو ہے وہ بلوچ قوم پرستوں کو اور بلوچ علیحدگی پلس تنظیموں کو ایران میں پناہ دیتا تھا، اور وہ بہت بڑے ہائیڈ آؤٹس تھے ان کے ایران میں. اب آپ کو لگتا ہے ایران اپنی وہ پالیسی بدل لے گا؟ دیکھیں، ہم نے ابھی آگے بڑھنا ہے نا. دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ایران پہلا ملک ہے جس نے یو این او میں پاکستان کو ریکگنائز کیا اور پاکستان کو سپورٹ کیا. ایران ہی وہی ملک ہے جس نے 65-71 میں جب امریکہ نے ہم پہ ایمبارگو لگا دی، ایران نے ہمیں اکوپمنٹ دیا، کیونکہ ہمارے پاس امریکن اکوپمنٹ تھا، ان کے پاس بھی تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں درمیان میں بے شمار چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ہم یہ بات تسلیم کر چکے ہیں عمران خان صاحب کے زمانے میں کہ آپ کے ہاں بہت سی وارداتیں ہوتی تھیں جس میں سے ہمارے لوگ ملوث تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب نے وہاں تک اوپن پبلکلی کہہ دیا تھا، جو کہ خیر پبلکلی تو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن کہہ دیا تھا. تو یہ ہوں چیزیں تو آن ریکارڈ موجود ہیں نا. ہمیں اپنے گھر کو، میں نے جیسے عرض کیا، ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا چاہیے. ہم ان آرڈر کریں گے تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. ہمارے ہاں بے شمار ایلیمنٹس ہیں جن کو باقاعدہ پلان کیا گیا، جن کو باقاعدہ لانچ کیا گیا تاکہ ہمارے مسلم کنٹریز، بردر کنٹریز کے ساتھ تعلقات خراب ہوں. ہمیں ان تعلقات کو بہتر کرنا ہے، اور اس تعلقات کو جب بہتر کریں گے تو یہاں بھی سیکٹیرین وائلنس کم ہو جائے گا. سیکٹیرین وائلنس کے پیچھے بھی بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی بہانے سے کوئی واردات یہاں کروا دیتی ہیں، پھر وہ سلسلہ چل نکلتا ہے. یہ تو ہم نے طے کرنا ہے. اور جب تک ہم اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کریں گے ہم باہر کامیاب ہی نہیں ہو سکتے. بیسک ریکوائرمنٹ ہے اپنے ہم گھر کو ان آرڈر کریں اور آگے چلیں. اور دوسری بات یہ ہے، اس وقت دنیا میں جو سب سے بدترین شخص سمجھا جاتا ہے ٹرمپ کے بعد، وہ نیتن یاہو ہے. ہی از بینگ کریٹیسائز. جیوز کا بھی دنیا سے رول ختم ہو جائے گا. آپ کو میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ کا جو داماد ہے کشنر، جو اس مذاکرات ٹیم میں شامل تھا، جس نے کروڑوں روپے کمائے لوگوں کو انفارمیشن دے کے، بڑی بڑی کمپنیوں کو ٹرمپ کے بیانوں کے بارے میں، تاکہ پیٹرول کا ریٹ آج گر رہا ہے اور آج چڑھ رہا ہے. اس نے اٹلی میں ایک بہت بڑی جائیداد خریدی کوسٹل لائن کے اوپر تاکہ اپنا وہاں کو پیلس تعمیر کرے. تو آپ اندازہ لگائیں، ہزاروں لوگ روزانہ اٹلی میں مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وی ول ناٹ allow دس criminal to stay on the land of on the soil of Italy. یہ کتنا بڑا انقلاب ہے کہ اٹلی میں کشنر کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہ they will never allow now کہ وہ وہاں کو انویسٹ کیا تو دور ہے، وہاں گھر بھی نہیں بنانے دیں گے. اور یورپ کے اندر بھی they have realized this thing کہ یہ جو کرائسس جس نے ہماری اکانومی تباہ کی تھی، اس کے پیچھے اسرائیل تھا. اور آج بھی اسرائیل کی اٹ موسٹ ایفرٹ یہی ہے کہ اس مذاکرات کو ناکام کرے، اس کو کامیاب نہ ہونے دے. اور ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران پہ کوئی نقصان ہوا، ایران کو کوئی زخم پہنچی، تو ہمارے عقب میں ایک اور دشمن آ کر بیٹھ جائے گا. ایران اور پاکستان کا یہ وہ بارڈر ہے، میں بینگ این آرمی افسر آپ کو بتا سکتا ہوں، جس پہ آج تک ہم نے کبھی ٹوپ سی ڈپلائی نہیں کیے. یہ ان بٹوین بے شمار ایلیمنٹس ہوتے ہیں. دے آر فائنانسڈ بائی فارنرز اور مینی ادر ایجنسیز. دے کیپ آن ڈوئنگ دیز تھنگ ٹو اسپائل دی ریلیشن شپ. ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہاں کوئی ایسی حرکت ہو، وہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے. اگر ہم پازیٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے پاکستان نے دن رات لگا کر اس جنگ کو ختم کروایا، امن معاہدہ کروایا، اور ان کو پیس اکارڈ پر لے کر آ گئے، ایران کی ری بلڈنگ کا ایک راستہ نکالا، تو میں سمجھتا ہوں دس ول بی ریکگنائز بائی ایران اور ریکگنائز بائی ایران بیکاز یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ 2 دفعہ ان کی پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا اور ایرانی لوگ جو تھے وہ جھنڈے لے کر سڑکوں پر نکل آئے. یہ بہت بڑا انقلاب ہے ایران کے اندر ان فیور آف پاکستان. دے ریلائز دس تھنگ کہ انڈیا نے ہمیں ڈچ کیا ہے. انڈین لوگ وہاں سے پکڑے گئے جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، ان کو پکڑا اچھا، گیا اور انہوں نے بڑے وہاں ایڈوٹ بنائے ہوئے تھے. یہ جو چار ملک اکٹھے ہو رہے ہیں، ایجپٹ، پاکستان، ٹرکی اور سعودی عرب، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی ایک مسلم نیٹو بننے جا رہا ہے اور یہ ایک بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے. یہ اصل وقت کی ضرورت یہی ہے. اس کے اندر ایران بھی بعد میں شامل ہوگا اور یہ ایک بہت بڑی فورس بنے گی اس علاقے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وی مسلمز ہیو دی ریسورسز. ایجپٹ کے پاس دے ہیڈ اے ویری ونڈرفل آرمی. یہ وہ آرمی ہے جس نے اسرائیل کی بارلیو لائن توڑ دی تھی اور اسرائیل کو کہ اس ایڈوانس کے خواب کو چکنا چور کر دیا تھا. وہ تو فلی طور پہ امریکہ اس میں انوالو ہو گیا تو اس لیے وہ جنگ رکنی پڑی، وگرنہ دنیا میں دو ہی مسلم کنٹریز کی 2 فوجوں سے اسرائیل گھبراتا ہے، ایک ایجپٹن آرمی اور ایک پاکستانی آرمی. تو ہمیں ابھی دیکھیں نا، ابھی ایرانی آرمی نے بھی ایک ریکارڈ قائم کر دیا کہ اتنے کرائسس کے باوجود جو اسرائیل کی مت تھی کہ جی ہمارا آئرن ڈوم ہے، ہمارے علاقے میں تو کوئی میزائل ہی نہیں آ سکتا، تو ایران نے وہ اسرائیل کی مس تباہ کر دی. اس نے نہ صرف ایران کے سینٹرل ریجن کے اندر بلکہ اس کے کیپٹل تل ابیب کے اندر بھی میزائل مارے اور اس کو تباہ کیا. ان کا نیوکلیر ریسرچ جو سینٹر تھا وہ تباہ کیا.
ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद उसने और ये इसराइल को भी पता है। ये भी लास्ट इलेक्शन है जो नेक्स्ट होने जा रहा है नेतन्याहू का। ही विल बी नो मोर इन दी पॉलिटिक्स, क्योंकि इसराइली भी फ्रॉम दी हार्ट ऑफ ये समझते हैं कि इसने इतनी जंग प्रोलांग की, इतना हमारी सिक्योरिटी एंडेंजर की कि हम यहाँ इसराइल के अंदर भी महफूज नहीं है। ये जो लेबनान के अंदर उसने एडवेंचर की है, ये आज अगर आप गौर करें तो आज से 10 साल पहले भी इसराइल ने यही एडवेंचर किया था और वहां अपनी फौज उतार के बैठ गया था। रिवर रिटानी को उसने कहा जी हम अपना एक बनाएंगे बॉर्डर, और रिवर रिटानी से लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो पार्ट ऑफ इसराइल होगा। वो बैठ 1 साल वहां वो रही इसराइली आर्मी, लेकिन 1 साल में क्या हुआ ये जरा हिस्ट्री पढ़िए। 800 के करीब इसराइली सोल्जर मारे गए, ऑलमोस्ट वन कंप्लीट बटालियन वाज वाइप्ड आउट। तो वन फाइन मॉर्निंग लोगों को पता चला कि इसराइल रात को विड्रा करके वापस चला गया और वो उस वक्त का वजीर आजम इलेक्शन हार गया। उन्हें कहा यार तुम्हें क्या जरूरत थी लिबनान में जाके बैठने की, ये सिर्फ एयर अटैक कर सकता है, एरियल अटैक वहां आ नहीं सकता। अगर वो उसने कोई ग्राउंड अटैक किया तो इसका असर वही होगा जो उससे पहले हो चुका है, क्योंकि इसराइल के पास कोई इतनी मैन पावर नहीं है कि किसी एरिया को होल्ड भी कर सके। और जाहिर है हिजबुल्ला ने एक तारीख रकम की है, वो लड़ रहे हैं। उन्हें कहा जी हम, और ईरान ने भी धमकी दे दी है। ईरान ने भी अमेरिका को कहा है कि अमेरिका शुड कम अप इट्स ओन कमिटमेंट, कि जो जो कमिटमेंट है मुआहदे के अंदर कि जी लेबनान में मुकम्मल पीस होगा। ईरान ने अपने लिए जंग, ईरान ने तय करा लिया है कि आपने लेबनान में पीस कायम कराना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना ये मुआहदा फिर खतरे में पड़ जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस वक्त अमेरिका की पूरी कोशिश ये है कि वहां पर पीस हो, और अमेरिका इज गोइंग टू पेनलाइज इसराइल। इतने सख्त बयानात अमेरिकन सेनेट में और अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स ने कभी भी नहीं दिए जो अब उन्हें दिए हैं, कि वी आर नॉट हेयर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इसराइल, और हमारे डॉलर इसलिए नहीं है कि वो इसराइल को भेजे जाएं और वो जंगें लड़ता फिरे। ये फर्स्ट टाइम हुआ अमेरिका के अंदर, उनकी पार्लियामेंट उनकी सेनेट के अंदर मेंबर्स बोले हैं व्हाट टू टॉक ऑफ दिस। उनके उनके जो वेटरन्स हैं दे हैव प्रोटेस्टेड, उन्होंने कहा हमारे बच्चे इसराइल के लिए मरने के लिए नहीं है कि इसराइल के लिए अपनी जाने दे। ये पूरी दुनिया को पता चल गया कि इस खत्ते में सबसे बड़ा ट्रबल क्रिएटर इसराइल है। और जाहिर है ट्रम्प वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु प्रोटेक्टेड इसराइल, सपोर्ट की। लेकिन अब ये हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अमेरिका बीइंग ए सुपर पावर हैड नो रोल टू प्ले इन दिस रीजन, ये भी तय हो चुका है। और अमेरिका भी खत्म हो चुका है एक लिहाज से। आप देखिएगा आगे अमेरिका क्या असर होता है। ये नेक्स्ट इलेक्शन में भी ट्रम्प को पता चल जाएगा। ये सीज फायर के पीछे नेक्स्ट इलेक्शन का भी फियर है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि अगर हम इसी तरह मजीद प्रोलांग किया तो पब्लिक सड़कों में निकल आएगी। देखे ना, ही इज द मोस्ट अनपॉपुलर प्रेसिडेंट इन द अमेरिकन हिस्ट्री। 70% लोगों ने कहा कि ये हमारा रॉन्ग चॉइस था जिसको हमने इलेक्ट किया। ये ट्रंप भी जानता है इस रियलिटी को, ये बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि ड्यूरिंग जंग वो सेनेट से बिल ना पास करा सका कि जी मेरी सपोर्ट की जाए। उन्होंने कहा जी आपने किससे पूछ के जंग शुरू की थी, वी विल नॉट अलो यू। हम आपको ना तो जंग मजीद प्रोलांग करने देंगे, न ही डिफेंस के लिए आपको फंड प्रोवाइड करेंगे, और न ही आपको इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के बयानात देने देंगे। यू हैव टू सीक पर अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेनेट। उसके बाद से ट्रंप फिर आराम से होके बैठ गया और समझ आ गया। उन्होंने कहा भाई आप तो नेक्स्ट इज योर इम्पीचमेंट, अगर ठीक आपने है। मजीद को कदम उठाया तो आपकी इम्पीचमेंट शुरू हो जाएगी। ये बहुत बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ अल्लाह ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी इज्जत दी है, और पाकिस्तान अमर्ज एज अ ग्रेट विक्टर इन दिस वार, जिसने इस खत्ते के अंदर अमन कराया और पूरी दुनिया में अमन हो गया। अब आप देखें वो लोग जो 140 144 पर बैरल तेल ले खरीद रहे थे, अब वहां 70 74 पे आ गए। तो कितनी बड़ी चेंज आई इकोनॉमी के अंदर, कितनी बड़ी बेहतरी आई। मैं समझता हूँ अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए और अगला रोल अदा करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू रीबिल्ड ऑल दीज कंट्रीज जिनको नुकसान पहुंचा है इस जंग के अंदर। वी हैव द कैपेबिलिटीज, वी हैव द कैपेसिटी, वी कैन डू इट इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया करण साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू थैंक यू। यू। थैंक यू वेरी